बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। करोड़ों रुपए लूटे गए मगर कोई मदई कोई सामने नहीं आया। मुल्तान रेस्क्यू मेगा स्कैंडल केस में जमा पूंजी से महरूम होने वाले रेस्क्यूअर्स में से किसी एक ने भी दरख्वास्त न जमा नहीं करवाई। मुलजिम ताहिर शाह के खिलाफ तमाम एहलकारों ने खामोशी इख्तियार कर ली है, जबकि डीजी रेस्क्यू ने मामला एफआईए के हवाले कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। करोड़ों रुपए लूटे मगर कोई मुद्दई सामने न आया। मुल्तान रेस्क्यू मेगा स्कैंडल केस जमा पूंजी से महरूम होने वाले रेस्क्यूअर्स में से किसी ने दरख्वास्त जमा न करवाई। मुलजिम ताहिर शाह के खिलाफ तमाम एहलकारों ने खामोशी इख्तियार कर ली। निजी रेस्क्यू ने मामला एफआईए के हवाले कर दिया। हम खबर से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। रेस्क्यू मेगा फ्रॉड केस ताहिर शाह के खिलाफ ताहाल कोई मुद्दई सामने न आया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी माजिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, रेस्क्यू में मेगा फ्रॉड स्कैंडल का जो केस है सामने आया। डबल शाह ताहिर शाह रेस्क्यू एहलकारों के करोड़ों रुपए जो है वो पैसे लेकर जो है वो फरार हो चुका है। दूसरी जानब अगर हम रेस्क्यू एहलकारों की बात करें तो लुटने के बावजूद जो है वो रेस्क्यू एहलकारों ने जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली जा चुकी है। ताहिर शाह के खिलाफ जो है वो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से किसी किस्म की जो है वो दरखास्त जो है वो रेस्क्यू काम को जो है वो मासूल नहीं हो चुकी है। हम डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीम से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ताहिर शाह के खिलाफ जो है वो किसी भी जो है वो रेस्क्यू एहलकार हैं जो वो पैसे जो है वो जिनके लूट चुके हैं, किसी ने भी जो वो कंप्लेन दर्ज नहीं कराई है। डीजी रेस्क्यू की जानिब से जो है एफआईए को जो है वो एक तहरीरी तौर पर जो है वो एक मरासला लिखा गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि वो इस स्कैंडल की जो है वो तहकीकात करें और जो भी हकायक हैं उसको जो वो सामने लाए। लेकिन ताहाल जो है वो किसी रेस्क्यू एहलकार की जानिब से किसी किस्म की जो है वो ताहिर शाह के खिलाफ जो है वो कंप्लेन दर्ज नहीं कराई गई है। जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ताहिर शाह जो है वो मुख्तलिफ जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनसे जो है वो पैसे बटोरता रहा है और उनको मुख्तलिफ किस्म के जो वो लालच भी देता रहा है। ताहिर शाह गुज़श्ता माह से जो है वो दुबई से जो है वो वापस आया है। ताहाल उसको जो मुल्ज़मान है उसको जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा चुका। डॉक्टर कलीम का ये कहना था कि किसी किस्म की हमें जो है वो रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से ताहिर शाह के खिलाफ जो है वो कंप्लेन महसूल जो है वो नहीं हुई है, तो किसी किस्म की जो है वो मुकदमा ताहाल जो है वो ताहिर शाह के खिलाफ। मुद्दे नाया, आपका शुक्रिया माजिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में नए बनने वाले सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बुनियाद डालने के लिए खुदाई जारी है। मंसूबे पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। जी आपको बताते चलें कि मुल्तान में नए बनने वाले सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बुनियाद डालने के लिए खुदाई भी जारी है, जबकि मंसूबे पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। मजीद जानेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। जी, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुल्तान बिल्डिंग पर तेजी से काम जारी है। ये मंसूबा 2 हिस्सों में कंप्लीट किया जाएगा और इस पर टोटल जो अमाउंट है वो 2 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च होगी, जिसमें से 1 अरब 95 करोड़ रुपए हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिए हैं, जिसके बाद से ये मंसूबा बड़ी तेज़ी से जारी है। और इस मंसूबे के हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर साकिब जफर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस मंसूबे को बर वक्त तकमील तक ले जाने के लिए उन्होंने एक कमेटी भी कायम की गई है, जो कमेटी उन्हें हर रोज़ सिफारिशात पेश करती हैं। इस वक्त मती तल की मुकाम पर जहां पर ये सेक्रेटेरिएट बनाया जा रहा है, मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। हैवी मशीनरी यहां पर लगी हुई है। बाउंड्री वॉल्स अभी नहीं लगाई गई, लेकिन जो बुनियादें हैं उसका काम जरूर हो रहा है। यहां पर पहले फेज में जो दफातर हैं वो बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे फेज में इस सेक्रेटेरिएट के जो सेक्रेटरी और आला अफसरान की रिहाइश गाहें होंगी वो भी इसी जगह पर बनाई जाएंगी। शहर से अभी ये दूर है, लेकिन आबादी यहां पर तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। 2023 में ये मंसूबा अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा, जिसके बाद यहां पर 15 सेक्रेटरीज जो हैं उनके मुख्तलिफ महकमे 15 सेक्रेटरीज के वो कायम किए जाएंगे और यहीं पर तमाम तर मामलात जो हैं वो पाया तकमील तक जाएंगे। लेकिन ये बिल्डिंग बनने के बाद बाकायदा तौर पर यहां पर सिविल सेक्रेटेरिएट जो कि मुल्तान या जनूबी पंजाब का सिविल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा और इस पर अभी भी काम जो है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में अब तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी आसिफ रऊफ ने जनूबी पंजाब के तमाम मंसूबों पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत कर दी है। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग आसिफ रऊफ का कहना था कि टेंडरिंग के वर्क का ऑर्डर को फौरी जारी किया जाए, मुकर्ररा वक्त पर तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाए, पोर्टल पर तरक्याती सरगर्मियों को अपडेट रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि काम की शफाफियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जनूबी पंजाब में पीएचई, वासा और दीगर इदारों के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सीवरेज और साफ पानी की मजीद स्कीम्स शुरू की जाएंगी।
वज़ीर मुमलिकत जरताज कुल की रोही से ख़ुसूसी गुफ्तगू। जरताज कुल का कहना है कि मौजा चट सरकारी में बच्चों की हलाकत के मामले पर महकमा आबयाशी ने कोताही की है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंक्वायरी कमेटी आइंदा हफ्ते अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ डीजी खान रजा मलिक से। रजा साहब बताएगा मजीद क्या कहना था उनका। मौजा चिट सरकानी बस्ती जीवन जंदानी में 5 बच्चों की तालाब में डूबकर हलाकत के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसको भी खत्मी शक्ल दे दी गई है और इस हवाले से मोहतरमा सरताज गुल वफाकी वजीर ममलकत ने भी जो एक मीटिंग चेयर की और इस हवाले से अब क्या लाएअमल जो है वो तय किया गया और जो जिम्मेदारान का तयन है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है। देखिए, एक तो इतना बड़ा सान है, आप 5 बच्चे और कल तो एक तो उसमें बहन भाई, एक बच्ची और एक बच्चा है, बाकी उसके कजन शजन्स हैं और बहुत सारे इसमें चीज़ें और एविडेंस सामने आए हैं। कल मैं उनके वरसात से मिली हूँ। इतना अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है, पूरा इलाका सोग के अंदर है। डीसी साहब के अंडर एक कमेटी बनी हुई है। आज हमने इलाकों को भी बुलाया और सबसे जवाब भी तलब किए हैं। कोताही तो हुई है। जो हमारे एसी साहब हैं महकमा इनहार के, वो बेसिकली कह रहे हैं कि डीजी केनाल का ब्रीच नहीं है, ये हिल टॉरेंट आया है। और जो मैं चूंकि एनडीए में जब भी रिपोर्ट पेश करता है या जब उसकी मीटिंग होती है उसको तो मैं ही जाती हूँ, चेयर भी मैंने ही किया जाके। प्रोविंशियल जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनके साथ भी मेरा बड़ा क्लोज लाइजन होता है, क्योंकि एनडीए में क्लाइमेट चेंज का डिजास्टर के लिहाज से पहले हम इसकी लाइन मिनिस्ट्री थे, तो ये इसलिए इनकी रिपोर्टिंग हमारे साथ बड़ा क्लोज होता है। मेरी नज़र में तो अभी कोई हिल टॉरेंट का थ्रेट या अलर्ट नहीं है। कोई एज सच हमारे पास डेरा गाजी खान में कोई ऐसा थ्रेट नहीं आया कि खुदा न ख्वास्ता जो नए है वो आएगी। तो जब नए का हमारे पास कोई अलर्ट नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट का हमारे पास डीसी साहब ने साथ को चेयर की मेरे साथ मीटिंग, उनकी नज़र में भी कोई हाई अलर्ट नहीं आया, न सैलाब का आया है, न कटाव का आया है, न नए का आया है। तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में कि जी डीजी केनाल में ब्रीच नहीं हुआ, जबकि अहले इलाका कह रहे हैं कि डीजी केनाल के अंदर ब्रीच हुआ है, वहां कट लगा है। अगर किसी ने कट लगाया है तो ये तो उससे भी बड़ी वो है नाअहली और कोताही है। और अगर फर्ज करें ब्रीच हुआ है तो भी ब्रीच को एड्रेस करना भी महकमा इनहार की अपनी ही जिम्मेवारी है। अब 5 बच्चे हैं, उसको हम इस तरह लेट गो तो नहीं कर सकते कि 5 बच्चे फौत हुए और जिम्मेदारी फिक्स ना हो। 5 रुकनी कमेटी, अब हमने नेक्स्ट सैटरडे को कहा कि हमें रिपोर्ट भी पेश करेंगे और जिसकी जो कोताही होगी वो उसके ऊपर फिक्स करेंगे, क्योंकि अहले इलाका की, एटॉमिक एनर्जी की, रेस्क्यू का रिस्पॉन्स भी अनफॉर्चुनेटली 37 मिनट में गया है, जो कि बहुत क्विक होता है हमेशा। आज तो खैर हमने वहीं पर करीब चौक पे, क्योंकि अभी तो पानी खड़ा है, हमने वहाँ पे एक क्विक रिस्पांस के लिए रेस्क्यू का एक वो खड़े कर दिए कि जो मोबाइल वैन वहाँ पे खड़ी होगी या मोटरसाइकिल का जो एक वो रेस्क्यू के लिए खड़ा होगा। ये तो वापसी की वो है कि उसके बाद हमने क्या करना है, लेकिन अभी तो यही नज़र आ रहा है कि महकमे ने कोताही की है। या तो महकमा तैयार नहीं था या महकमे ने कोई रिस्पांस टाइम नहीं दिया, उसने सोचा कि चलो पानी ये बह जाएगा, लेकिन वो इतना बड़ा सानिया हो गया। तो ये इंशाल्लाह हम आपको रिस्पांसिबिलिटी जिसकी भी फिक्स होगी उसको सजा होगी यहाँ पे। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर सजा होगी और इसमें महकमे। मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत वादे और दावे सब भूल चुकी है। महंगाई ने किया गरीब आदमी का जीना दुश्वार। मुल्तान में चीनी, घी और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। एक हफ्ते में चिकन 100 रुपए महंगा हो चुका है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। हाय महंगाई, अशिया खुर्द और नोश की कीमतों को पर लग गए। चीनी, घी और दालों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। घी 330 रुपए जबकि चीनी 104 रुपए तक पहुंच गई। पहले 220 रुपए घी मिल रहा था, वो 340 रुपए कर दिया है। मुर्गी पौने 400 रुपए किलो कर दी है, ठीक है ना। जो हमें पहले प्रॉफिट होता था अब दिहाड़ी भी हमारी नहीं निकलती, इतना हम परेशान है, इतनी महंगाई कर दी है। गरीब आदमी दालों को भी तरस गया। दाल चना 140, दाल मसूर 180 और दाल माश 160 रुपए किलो हो गई। अगर हम 500 कमा के जाते हैं ना, ठीक है ना, 500 या 600 320 रुपए का घी है और चीनी वगैरह लें तो हमारी तो दिहाड़ी खत्म हो गई ना, ठीक है ना। अब हम क्या कमा के जाएंगे, जो बच्चों को क्या खिलाएंगे। शहरी कहते हैं वो 500 रुपए कमाते हैं, 320 रुपए का घी कैसे खरीदें। कभी कभी बच्चे भूखे सोते हैं। हुकूमत वादे और दावे सब भूल गई है। महंगाई कम न हुई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा गोश्त तो पहले महंगे है, मुर्गी चलो ले लेते, इस्तेमाल कर लेते, यखनी बना देते या बिरयानी बना देते। अब मुर्गी का रेट आसमान पे, फिर दाल वगैरह भी उसी रेट पे आ गया, फायदा नहीं है उस चीज का।
दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान चिकन 100 रुपए महंगा होकर 330 रुपए का हो गया। खरीदारों का कहना था कि कम से कम हुकूमत चिकन तो सस्ता करे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली रियाज के साथ रिश्पा सिर्फ मुल्तान। बहावलपुर में बढ़ती महंगाई से शहरी हुकूमत पर बरस पड़े शहरियों का क्या कहना है, आपको भी सुनवाते हैं। महंगाई ने बंदे की कमर तोड़ दी है। ना बिल भर सकता है, ना खर्चे अपने अखराजात, बच्चों के फीसें कुछ नहीं भर सकता। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, चीनी, आटा, बिजली के बिल, घी, कोई चीज भी पहुंच में नहीं है। बच्चों की फीस भरो तो बिल नहीं भरा जाता, बिल भरो तो हंडिया घी नहीं पूरा होता, बंदा करे तो क्या करे। हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। आटा मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही, घी को देख लो वो महंगा हुआ पड़ा है। गरीब खाए तो क्या खाए, उसकी दिहाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है और कीमतें आसमान को छू रही हैं। आटा मिल रहा है ना, घी मिल रहा है ना, चीनी मिल रही है। बताएं हम लोग कहाँ जाए। मजदूर बंदे सुबह से आते हैं, शाम तक आते हैं, मेहनत करते हैं। आटा लेने जाएं तो आटा महंगा है, घी लेने जाएं तो घी महंगी है, चीनी महंगी है, हर चीज तो महंगी है। दुकान के किराए हम लोगों से नहीं भरे जा रहे। 18,000 20,000 रुपया दुकान का किराया है। जब मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे कोई चीज भी सही से नहीं मिल रही। बताएं क्या करें। इतनी महंगाई हो गई है भाई, तो गरीब आदमी के लिए आटा भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई है। पहले से तो इतना बेड़ा गर्क हो गया, हमारा जीना भी मुश्किल हो गया। पेट्रोल भी महंगा कर दिया, गैस 200 रुपए किलो कर दिया है। गरीब आदमी कहाँ जाए, मुझे ये बताएं भाई, और मेहरबानी करें। मियांवाली कपास की कीमत बुलंद तरीन पहुंच गई, मगर काश्तकार परेशान है। अंजुमन किसान फोरम के अहदेदारान ने डीसी ऑफिस के बाहर पुरअमन एहतजाज करते हुए कहा, कपास के काश्तकारों का इस्तेहसाल हो रहा है। मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर। जी बिल्कुल, अंजुमन किसान फोरम मियांवाली और खुशाब के जो काश्तकार हैं, डीसी ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है। रूई दी रेट आई 14,800 रुपया, क्योंकि आलमी मंडी दी रेट होने एक माह दे विचों रूई निकलती है 15 किलो, 24 किलो प्यावा निकलता है। 15 किलो के हिसाब नाल 14,800 के हिसाब नाल रूई का बन गया 5,940 रुपया, 1,125 रुपया बनोले का बनता है, 7,065 रुपया टोटल कपास के एक मन का बनता है। रूई अलग करके बनोला अलग करके टोटल 7,065 रुपया, 7,065 चो 150 रुपये इन्हों का खर्चा एक मन के वो कट के दे 6,915 रुपये एक मन का बनता है। 6,915 चो ये 150, 150, 150, 6 तरह देने रहन फैक्ट्री मरगान। किसान बहुत बड़ी जाती है और बहुत बड़ा जुल्म है। काश्तकारों का इसी तरह काश्तकारों पे जुल्म किया जाता है, तो क्या लाएमल होगा? तो हम अपना एहतजाज करेंगे कि सारे किसान मिलकर जहाज चौक पे एहतजाज करेंगे। कल मंडे वाले दिन डीसी साहब से हमारी मीटिंग है। अगर ये मसला हमारा हल ना हुआ तो हम जहाज चौक पे एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सोमवार को दोबारा डीसी साहब से मीटिंग है। आपने अपडेट किया। मुल्तान में डेंगू के वार जारी, गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मुतासिरा 8 मरीज निस्टर अस्पताल में दाखिल हो गए। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 12 हो गई है। जी हाँ, आपको बताते चलें कोरोना के बाद डेंगू के वार जारी है। 24 घंटों में डेंगू के मुतासिरा 8 मरीज निश्तर अस्पताल दाखिल हो चुके हैं। मुल्तान में डेंगू के जेरे इलाज मरीजों की तादाद 12 हो चुकी है। खबर यह है कि बरतानिया ने फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों पर सेल्फ आइसोलेशन की पाबंदी खत्म कर दी है। नई बरतानवी सफरी पॉलिसी का इतलाक 11 अक्टूबर से होगा। बरतानवी हुकूमत का ये बड़ा फैसला सामने आया है। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन लगवाने वालों की ये बड़ी खुशखबरी है। कोरोना वायरस के केसेस में कमी, मुल्तान में 16, सरगोदा में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। डेरा गाजी खान में 10, मियांवाली में 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खुशाब, रहीम यार खान, विहाड़ी में 4 केसेस सामने आए हैं। बहावलनगर में कोरोना के 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना की मौत शरह 2% रिकॉर्ड की गई है। जी आपको बताते चलें, कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी जा रही है। मुल्तान में 16, सरगोदा में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। डेरा गाजी खान 10, मियांवाली में 7 केसेस सामने आए। खुशाब, रहीम यार खान, विहाड़ी में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। बहावलनगर में 3 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 2% रिकॉर्ड की गई है। शहरी ओडिया की बात की बेहतियाती के बायस गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा है। 24 घंटों के दौरान 237 मरीज रिपोर्ट हुए। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद अस्पतालों में जा पहुंचे।
मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 237 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में 69, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 79 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 42 मरीज लाए गए हैं, जबकि टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 37 मरीज दाखिल हैं। इसी हवाले से डॉक्टर्स का कहना है कि शहरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें कि गैस्ट्रो ना फैले। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी म्यांमार मलेशिया के दरमियान मुवाफाकती यादाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। इस हवाले से वाइस चांसलर डॉक्टर नवीद अख्तर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। यूनिवर्सिटी बहावलपुर की हिस्ट्री में बड़ा अहम एक दिन है। आज हमने एक MOU साइन किया है यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी हमारा मलेशिया के साथ। तो ये यूनिवर्सिटी जो है हमसे खासी ज़्यादा एडवांस यूनिवर्सिटी है। तो इस MOU के तहत हम अपने स्टूडेंट का एक्सचेंज करेंगे, रिसर्चर्स का एक्सचेंज करेंगे, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करेंगे, फैकल्टी का एक्सचेंज करेंगे। तो जो शोबे उनके हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हमारे टीचर्स वहाँ पर जाकर, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाकर रिसर्च करेंगे और उसका यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा और इससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भी इजाफा होगा। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में दिलचस्प मुकाबलों का अहतमाम किया गया। आगाही वॉक के साथ साथ अंडर रेस, अंडे छीलने और अंडे से बनी मुख्तलिफ डिशेज के मुकाबले हुए हैं। मजीद जानते हैं अली रियाज से, जी बताइएगा। एग डे के मौके पर आज मैं मौजूद मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि वर्ल्ड एग डे को एक त्यौहार की सूरत में मनाया गया है। यहाँ पर जो है पहले मुख्तलिफ जो अंडों के पकवान हैं उनका मुकाबला, उसके बाद अंडा छीलने और अंडे खाने के मुख्तलिफ मुकाबलों के बाद अब वॉक का इनेकाद किया। तो ओवरऑल ग़ज़ाई ज़रूरत है, इस तरह से मैं उजागर करने की कोशिश करूँगा कि जो पैदा होने से पहले की लाइफ है वो सारी की सारी अंडे के अंदर मौजूद होती है। तो और उस वक्त सबसे ज़्यादा रिच फूड की ज़रूरत होती है और रब ने इसलिए वो अंडे में रख दिया है। तो इसको ओवरऑल 1996 में ये वियना में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इसकी अहमियत को उजागर किया जाए ताकि लोग सेहतमंद रह सकें और कौम का सेहतमंद रहना बड़ा ज़रूरी है। तो हम पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह इस पर फोकस कर रहे हैं और इसमें मैं समझता हूँ क्रेडिट जाना चाहिए पोल्ट्री सेक्टर को कि उन्होंने अंडों की कमी होने नहीं दी। अंडों के कारोबार में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में अंडों की कमी इतनी मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन इसका इस्तेमाल मज़ीद बढ़ना चाहिए ताकि हम एक बैलेंस डाइट की तरफ जाएं, रिच डाइट की तरफ जाएं, फोर्टिफाइड डाइट की तरफ जाएं और उससे हमारे बच्चे ख़ास तौर पे और बड़े भी और बुजुर्ग भी, हर एक के लिए अंडा सूटेबल है। थोड़ा सा इसमें मैं वैसे, चूँकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें जो अंडे के अंदर होती है, कोई होती है जर्दी और एक होती है सफ़ेदी। सफ़ेदी जो है वो उससे लाइफ बनती है। डेली फूड भी होना चाहिए। सबसे अहम बात यह है कि आज अंडे के आलमी दिन पर यहाँ पर मंसूबों में इस अज़म का इज़हार किया जा रहा है कि अंडे खाने चाहिए। ये न सिर्फ हमारी डाइट का बेहतरीन हिस्सा है। मुख्तलिफ डिशेज के मुकाबले हुए। आपका शुक्रिया अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अवाम को खालिस खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑपरेशन जारी हैं। 3 आइस फैक्ट्रियों की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। जी आपको बताएं, अवाम को खालिस खुराक की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी के ऑपरेशन जारी हैं। 3 आइस फैक्ट्रियों की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। मुल्तान रेलवे इंतजामिया ने रेलगाड़ियों के नए औकात कार जारी कर दिए। रेलवे इंतजामिया ने रेलगाड़ियों के रूट्स में भी तब्दीली कर दी है। आपको बता दो चले, मुल्तान रेलवे इंतजामिया ने रेलगाड़ियों के नए औकात कार जारी कर दिए हैं। रेलवे इंतजामिया ने रेलगाड़ियों के रूट्स में भी तब्दीली कर दी है। खातून को ब्रेस्ट कैंसर से आगाही देने के लिए मुल्तान में 2 रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। कैंसर की तशखीस बारे खातून को लेक्चर्स भी दिए गए। मशकूर हूँ हमारे फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज बीइंग अ लेक्चरर, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और हमारे साथ बीइंग द मेंबर ऑफ मुल्तान लेडीज लॉयंस क्लब उन्होंने कोलैबोरेट किया।
तो here we are in front of you और हम लोगों ने एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की कैंपेन स्टार्ट की है, जिसके तहत आज हम आपको उसकी अवेयरनेस के बारे में, उसके कॉजेस के बारे में बताएंगे। डू यू गाइस नो कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है ये पाकिस्तान में, इवन पूरी दुनिया में फीमेल्स के अंदर सबसे पहली बीमारी है जो पाई जाती है और इसका कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे ताकि ख़वातीन को आगाही हो, इस चीज़ का पता चले। बीइंग अ लेडी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें मालूमात हो इस बारे में कि बेसिकली कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अक्सर जो रूरल एरियाज़ होते हैं, गाँव होते हैं, जहाँ हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं होती है, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं कि हम डॉक्टर की तरफ जा सकें। एटलीस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा छाती में जख्म बन रहा है जो कि आपके लिए आगे जाके सरतान की इलामत बन सकती है। तो पता है पोल्यूशन है, हमारी ओजोन क्लेयर तबाह हो गई थी और जो है उसकी कंजर्वेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पर आगाही देने के लिए सेमिनार मुनक़िद किया गया। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं, सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से हादसात की रोकथाम के सिलसिले में हफ्ता आगाही बराए हिफाजती शाहराए खसूसी मुहिम जारी है। तफसीलात जान लेते हैं माजिद क्लास्ट्रा से। जी माजिद बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला कौंसल हाल मुजफ्फरगढ़ में हम मौजूद हैं। कुदरती आफात से आगाही का आलमी दिन मुजफ्फरगढ़ में भी मनाया जा रहा है और रेस्क्यूअर्स के साथ बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जामा आफ्ताब साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, 8 अक्टूबर के इस दिन को कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये दिन जो है आज हमारा नेशनल डे के तौर पर मनाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन पे, और यहाँ पे हमने सेमिनार का अरेंज किया, वॉक कर रहे हैं। इसका पर्पस यही है कि हम अपनी सोसाइटी में एक अवेयरनेस उजागर करें कि जो डिज़ास्टर आती हैं, फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो उसमें हाउ टू रिस्पॉन्ड। हमने सोसाइटी को ये बताना है लोगों को कि हमारा उस पर रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। तो इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, स्पेशली 112 ने जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ये पैगाम पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बेसिकली आज के दिन का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को आगाही दी जाए कि किस तरीके से। आपका शुक्रिया आमिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अक्टूबर नेशनल डिजास्टर डे के तौर पर 8 पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, नेशनल डिजास्टर डे के हवाले से लोधरा में रेस्क्यू टीम की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया है कि किस तरह से सानियात से निपटना है, ये पैगाम दिया गया है लोगों को। मेरे साथ रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर आमिर साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 अक्टूबर को हमने नेशनल डिजास्टर डे के हवाले से वॉक का अरेंज किया डिस्ट्रिक्ट लोधरा में, और इसके साथ साथ एक सेमिनार भी किया है, और स्कूल और कॉलेजेस में जाकर हमने वैकेशन ड्रिल्स भी करवाई हैं। आज के दिन का मकसद यह है कि पूरी कौम को इस चीज़ का मैसेज देना है कि हम किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए तैयार रहें। तो उसके लिए रेस्क्यू 112 से ट्रेनिंग्स हासिल करें, और जितनी हमारी ट्रेनिंग्स होगी, जितना हम वैकेशन ड्रिल्स को करेंगे, इससे हम जो है किसी डिजास्टर्स को से निपटने के लिए जो है ना वो इजीली तैयार रहेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से आगाही दी गई है कि तमाम नौजवान 8 अक्टूबर को डिजास्टर डे मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक, आपने अपडेट किया। लिया में नेशनल डिजास्टर डे के मौका पर रेस्क्यूअर्स के ज़रिए तमाम आगाही रैली का इनेकाद किया गया। रैली रेस्क्यू ऑफिस से शुरू होकर प्रेस क्लब तक होते हुए रेस्क्यू ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। बिल्कुल, नेशनल डिजास्टर डे के मौका पर आज रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों के तावन से जो है रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली जो है रेस्क्यू ऑफिस से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से होती हुई डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब और फिर रेस्क्यू ऑफिस जाकर इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली के अंदर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सजाद अहमद ने की, उनसे बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आज की रैली का क्या मकसद है, क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 अक्टूबर आज नेशनल रेजिलियंस डे के तौर पर मना रहे हैं। पाकिस्तान एक डिजास्टर प्रोन और फ्लड प्रोन कंट्री है। तो डिज़ास्टर जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं और मैन मेड डिज़ास्टर होते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर में जिस तरह अर्थक्वेक है, फ्लड है, और मैन मेड डिज़ास्टर में जिस तरह टेररिज्म है और दूसरी वार वगैरह सिविल कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो जो 8 अक्टूबर को ज़लज़ला आया था, बहुत ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई थी, तकरीबन 70,000 से ज़्यादा, और काफ़ी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा था। और बात फिर यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई थी। 2010 का जो सैलाब था, बहुत बड़ा लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुई थी, करोड़ों लोग जो है वो डिस्प्लेस हो गए थे। तो इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि जो डिज़ास्टर हैं, इनके जो है इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ किया जा सके।
हम DRM और DRR को इम्प्लीमेंट करके इनके नुकसानात को हम कम कर सकते हैं। तो आज के दिन का मकसद है इसके नुकसानात को कम किया जाए। कुछ और लोगों से बात। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्क भर की तरह कहर पक्का में भी कुदरती आफात बारे आगाही का दिन मनाया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं आशिक हुसैन से। जी आशिक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह करोड़पक्का में भी आज कुदरती आफात से बचाव और आगाही के हवाले से कौमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। इस हवाले से रेस्क्यू सेंटर करोड़पक्का में भी सेमिनार मुनक़िद किया गया और रैली भी निकाली गई, जिसकी क़ियादत रुकन कौमी असम्बली व पार्लिमानी सेक्रेटरी जो है मियां मोहम्मद शफीक रही और साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब अमानुल्लाह खान जो है उन्होंने ऐसे रैली में शिरकत की। मजीद हमारे साथ रुकन कौमी असम्बली मियां शफीक रही साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, आप बतौर रुकन कौमी असम्बली पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, तो आज के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि हमें इस सानिया आज़ाद कश्मीर से सबक हासिल करना चाहिए कि इस तरह के सानिया के लिए हमेशा कौम को तैयार रहना चाहिए और ना जिस तरह 1122 का ने अपना किरदार अदा किया इस अपना ज़ल्ज़ले के सिलसिले में, तो ये एक काबिल तहसीन है ना। आज हम इन 112 वालों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं और हमें इस तरह के जो हैं हादसात के लिए हमेशा ये अदारा बहुत ना हर वक्त तैयार होता है ना और 24 घंटे जो है वो ना हादसात के लिए और उनको लोगों की जानें बचाने के लिए ये हमेशा फाल होता है ना। तो हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह मियाँ इन बच्चों को इनको हिम्मत दे और इसी तरह ये खिदमत जो है ये कौम की करते रहें। जी, जैसे कि आज के सेमिनार से रेस्क्यू इंचार्ज मलिक मोहम्मद अरशद ने भी आगाही दी कि किस तरह सानियात से जो है वो निपटा जा सकता है। यकीनन हमें 2005 का जो ज़ल्ज़ला है उससे के लिए जो है जो नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ था उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए और इसके लिए आशिक हुसैन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।